हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय की अपन चर्चाएं कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी ऐसे भाई को भी ये डाटा पढ़ने को मिल सकते हैं जो कोचिंग में आने में असमर्थ होगा, आने वाले टाइम में गरीबी परिवार में जीवन जी रहा होगा। तो दोस्तों, ये जो मुहिम चली हुई अपने द्वारा, इस मुहिम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आप लोगों का दोस्त आप लोगों से यही विनती करता हूँ। तो आज के लिए आपको गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, लेकर के चलते अपन अपने हार्ट को। दिल की बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बता दी गई थी। दिल धड़कता है, धक धक करता है। तो आज अपन और इसके नेक्स्ट बातें स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, हृदय के अंदर दो ध्वनियां उत्पन्न होती है। ध्वनि, साउंड, ध्वनि की बात कर रहा हूं मैं, ध्वनि या साउंड। और हृदय के अंदर दो प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। प्रथम जो ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रथम ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है दोस्तों लब। किस नाम से जानते हैं? लब के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, हृदय का जो प्रथम साउंड होता है, जो फर्स्ट साउंड होता है, उसे लब कहा जाता है। और हृदय की द्वितीय जो ध्वनि होती है, सेकेंडरी जो साउंड होता है प्यारे दोस्तों, उसे डब कहा जाता है। हृदय की प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है? लब कहलाती है। और हृदय की द्वितीय जो ध्वनि होती है उसको डब के नाम से जानते हैं। तो लब की बात करें तो ये कब सुनाई देती है? तो ध्यान देना दोस्तों, आलिंद निलय, आलिंद निलय कपाटों के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देता है, आलिंद निलय कपाट के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देता है, उसे कहा जाता है प्रथम ध्वनि, लब के नाम से जानते हैं। और अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देता है, अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद होते हैं और इन अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देता है, उसे कहा जाता है दोस्तों डब। और डब है हार्ट की सेकेंडरी साउंड, द्वितीय ध्वनि कहलाती है। तो देखो, आलिंद निलय कपाटों की अपन बात करें तो आलिंद निलय कपाटों के अंदर एक तो आता है द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच उपस्थित होता है। आगे जो डायग्राम के अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में स्थित होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। तो आपको अभी याद रखना है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट उपस्थित होते हैं, उसे कहा जाता है द्विवलनी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व है। और इसी प्रकार दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट उपस्थित होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है त्रिवलनी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से अपन उसको जानते हैं। तो हृदय की प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है? लब कहलाती है। सर, कब सुनाई देती है? आलिंद निलय कपाटों के बंद होने पर सुनाई देती है। हृदय का जो सेकेंडरी साउंड होता है दोस्तों, वो होता है डब। और डब ध्वनि कब सुनाई देती है? जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर जो साउंड सुनाई देता है, उसे कहा जाता है डब। देखो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप इसको फोकस करना। देखो, आप सभी को पता है कि एक बार लब की ध्वनि आएगी और एक बार डब साउंड आएगा। एक बार लब की ध्वनि आएगी और एक बार डब की ध्वनि आएगी, उसके बाद फिर लब आ गई, फिर लब आती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, लब डब लब, एक बार लब आएगी, फिर डब आएगी और फिर लब आएगी। तो इसे कहा जाता है एक हृदयी चक्र। अंग्रेजी की बात करें तो इसे वन कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। एक हृदयी चक्र क्या है? एक हृदयी चक्र, एक बार लब का साउंड आएगा, एक बार डब का साउंड आएगा और एक बार फिर लब आती है। तो लब डब लब। अब आपको पता है एक चक्कर कब पूरा होगा? जैसे मान लो आप अपने
से कहीं जाते हैं, मान लो कि आप अपने घर से झुंझुनू जाते हैं और झुंझुनू से चलकर के आप अपने घर पे वापस पहुंच गए तो आपका एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार लब का साउंड आएगा, फिर डब आएगा, फिर लब आएगा, तो इसे अपन एक हृदयी चक्र के नाम से जानते हैं, एक कार्डियक साइकिल इसको कहा जाता है। और साथियों याद रखना, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की भी बात की जाए, स्वस्थ वयस्क मनुष्य के हृदयी चक्र की बात की जाए तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो हृदयी चक्र है उसमें जो टाइम लगता है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 0.8 सेकंड का समय लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य के एक हृदयी चक्र में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। मतलब एक बार लब की ध्वनि आ गई, फिर लब आ गई, फिर लब आती है, तो इसको अपने कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इसमें कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की जो धड़कन दर होती है, धड़कन दर याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धड़कन दर होती है 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट। ये पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बन चुका है आज के टाइम के लिए। तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन दर होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। मतलब मैं यूं कहूं तो अपना दिल, अपना हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है। अब और एक विशेष पॉइंट बताता हूं, एक धड़कन में मनुष्य का हृदय, मानव हृदय 70 ml रक्त की सप्लाई करता है। कितने मिलीलीटर रक्त की सप्लाई करता है? 70 मिलीलीटर रक्त की सप्लाई करता है। कितनी धड़कन में? एक धड़कन में। और आपको पता है कि 72 बार प्रति मिनट मनुष्य के दिल की धड़कन है। एक मिनट में 72 बार अपना दिल धड़कता है, लेकिन एक धड़कन में मनुष्य का हृदय 70 मिलीलीटर ब्लड की सप्लाई करता है। तो ध्यान देना, यदि अपन आंकड़ा निकालें कि एक मिनट में मानव का हृदय कितने रक्त की सप्लाई कर देगा, एक मिनट में मनुष्य का दिल कितने लीटर रक्त की सप्लाई कर देगा, तो आप ध्यान से सुनना, मैं वापस इस बात को रिपीट कर रहा हूं। एक मिनट में प्रति मिनट अपना दिल 72 बार धड़क रहा है। एक मिनट में अपना दिल कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार। और एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त की सप्लाई कर रहा है। टोटल 72 धड़कन हो गई। इसका मतलब अपन 72 को किससे गुणा करेंगे? 70 से गुणा करेंगे। धड़कन कितनी टोटल? 72। एक मिनट की बात की जा रही है ना। और एक धड़कन में कितने मिलीलीटर रक्त की सप्लाई कर रहा है? 70 मिलीलीटर की। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 5400 मिलीलीटर, या फिर मैं मानूं समथिंग कितने लीटर, 5 लीटर रक्त की सप्लाई करता है। कितने मिनट में? एक मिनट में। अब आप सोच सकते हो कि आपका दिल क्या है, इसलिए आपको किसी को देना नहीं है ना। दिल दिया तुझे सनम, दिल तेरा लिया सनम, इसके चक्कर में आपको कभी नहीं पड़ना है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि मनुष्य का जो दिल है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। और एक धड़कन में मनुष्य का दिल 70 मिलीलीटर की सप्लाई करता है। तो एक मिनट है या 72 धड़कन में, एक मिनट या 72 धड़कन में अपना जो हृदय है वो 5040 मिलीलीटर या लगभग 5 लीटर रक्त की सप्लाई कर देता। और आपको पूर्व में ही ये मैं बता चुका हूं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती भी कितनी है? 5 से 6 लीटर है। तो आपके शरीर में जितना भी रक्त है वो सारा का सारा विद इन 1 मिनट, एक मिनट में आपके हार्ट से गुजर जाता है। किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है बाद में अपन चर्चा करेंगे इसकी। तो हृदय का जो प्रथम साउंड है उसे लब के नाम से जानते हैं। आलिंद निलय कपाटों के बंद होने पर ये सुनाई देती है। हृदय की सेकेंडरी जो साउंड है उसे डब कहा जाता है। अर्ध चंद्राकार कपाटों के बंद होने पर सुनाई देती है लब दब लब। इसे एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है। और इस एक कार्डियक साइकिल में जो टाइम लगता है दोस्तों वो 0.8 सेकेंड का लगता है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के दिल की धड़कन की बात करें तो 72 बार प्रति मिनट होती है। और एक धड़कन में मनुष्य का हार्ट 70 मिलीलीटर रक्त की सप्लाई करता है। तो एक
मिनट में टोटल 5 लीटर रक्त की सप्लाई कर देता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखो, आपको एक बात यहाँ से पता चल गई है कि मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? सर 72 बार धड़कता है। मनुष्य के दिल की बात करें तो मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार प्रति मिनट अपने दिल की धड़कन है। लेकिन याद रखना दोस्तों, संपूर्ण प्राणी जगत की यदि अपन बात करें तो प्राणी जगत में सर्वाधिक हृदय की जो धड़कन दर होती है, सर्वाधिक हृदय की धड़कन दर, और ये होती है दोस्तों किसमें? छछूंदर में। अब छछूंदर आपने देखा ही होगा किस प्रकार का जीव है, तो सर्वाधिक हृदय की जो धड़कन दर है वो किसमें है? छछूंदर में होती है। एक आता है दोस्तों चुकंदर, है ना, चुकंदर, और चुकंदर से क्या बनती है? चीनी बनती है। खाया होगा ना आपने चुकंदर। मैं बात कर रहा हूँ छछूंदर की, और ये ऐसा जीव है जो जिसको केवल रात्रि में ही दिखाई देता है, क्योंकि इसके नेत्र में केवल शलाकाएं उपस्थित होती हैं, शंकु एब्सेंट होते हैं। ऐसे जीवों के नेत्र, ऐसे जीव जिनके नेत्र में शंकु शलाकाएं दोनों पाई जाती हैं, उनको दिन और रात दोनों में दिखाई देता है, जैसे मनुष्य। और ऐसे जीव जिनके नेत्र में केवल शंकु पाए जाते हैं, शलाकाएं एब्सेंट होती हैं, वो केवल दिन में देख सकते हैं, जैसे अपन बात करें मुर्गा की, गिलहरी की। और जिन जीवों के नेत्र में केवल शलाकाएं होती हैं, शंकु एब्सेंट होती हैं, वो केवल रात्रि में देख सकते हैं। चमगादड़ हो गया आपका, उल्लू हो गया, इसके अलावा छछूंदर हो गया। तो ध्यान देना, पूरे प्राणी जगत में सर्वाधिक हृदय की धड़कन दर किसकी है? छछूंदर की। तो सर छछूंदर की हृदय धड़कन दर कितनी है? तो याद रखना दोस्तों, लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट। जिस प्रकार अपना हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक उसी प्रकार छछूंदर का दिल 1 मिनट में 600 से 800 बार धड़कता है। फिर बात करें तो प्राणी जगत में सबसे कम हृदय की जो धड़कन दर है, सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है? तो प्राणी जगत में सबसे कम हृदय की धड़कन दर होती है साथियों, हाथी की, लगभग 24 बार प्रति मिनट। कितनी बार प्रति मिनट? 24 बार प्रति मिनट। तो तीनों डाटा आपको अच्छी तरीके से याद रखते हैं। स्वस्थ वयस्क मनुष्य के दिल की धड़कन 72 बार प्रति मिनट है, और सर्वाधिक जो हृदय की धड़कन दर है वो किसकी है? छछूंदर की, लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट। और सबसे कम जो हृदय की धड़कन दर है वो हाथी की, कितनी? लगभग 24 बार प्रति मिनट। अब आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कान में ईयरफोन डाल करके आपको चेक करता है ना। उस यंत्र का नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है हृदय धड़कन दर मापक यंत्र। वो कान में ईयरफोन से डाल करके देखो आपको इधर इधर से चेक करता है, उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफी पुरानी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था, वर्तमान में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो हृदय की धड़कन दर को मापने वाला यंत्र कौन सा दोस्तों? स्टेथोस्कोप है। इस यंत्र के द्वारा हृदय की धड़कन दर को मापा जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा रक्तदाब का। रक्तदाब के अलावा आपको नाम मिल सकता है रक्तचाप, या फिर मिल सकता है बीपी। और बीपी का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। रुधिर दाब मिल सकता है, रक्तदाब मिल सकता है, रक्तचाप मिल सकता है, बीपी ब्लड प्रेशर मिल सकता है। और याद रखना दोस्तों, यदि अपन बात करें एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की, तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रक्त का जो रक्तदाब है, रक्त का जो ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है दोस्तों 120/80 mmHg। याद रखना, ये आपको ऑप्शन के रूप में ऐसे भी मिलेगा 80/120 mmHg, लेकिन ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। ये डाटा आपका सही नहीं है। आपको पहले 120 देखना है और उसके बाद 80 देखना है। तो 120/80 mmHg स्वस्थ वयस्क मनुष्य की के रक्त का रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है। अब आपने सुना होगा कि कईयों की बीपी हाई हो जाती है और कई के बीपी लो हो जाती है। अब ये हाई कब होती है, लो कब होती है? तो ध्यान से सुनना, बीपी का हाई होना कहलाता है हाइपरटेंशन।
लो होना कहलाता है हाइपोटेंशन। और ये चर्चा मैं आपसे काफी बार कर चुका हूं, जहां पर भी आपको हाइपर ना मिले तो इसका मतलब अप है और हाइपो का मतलब क्या है, डाउन है। काफी बार आप भी घर पे बोलते हो कि आज किसी को कुछ नहीं बोला है, पापा हाइपर हो रखे हैं, पापा को पारो गर्म हो रहे हैं। तो ये पारा क्या है दोस्तों, ये आपकी बीपी है, ब्लड प्रेशर है। तो देखो दोनों में आपको एक नाम दिख रहा है टेंशन, और टेंशन का मतलब क्या होता है साथियों, मानसिक तनाव होता है। क्या होता है, मानसिक तनाव। तो किसी न किसी टेंशन की वजह से इंसान का जो रक्तचाप है उसमें परिवर्तन आ सकता है, वो हाई हो सकता है, वो लो हो सकता है। बीपी लो हाई से ज्यादा खतरनाक मानी गई है, क्योंकि जब बीपी हाई होती है तो विभिन्न प्रकार की जो टैबलेट्स होती हैं उसके द्वारा बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बीपी लो है वो ज्यादा खतरनाक होती है किसकी अपेक्षा, हाई की अपेक्षा। तो ये मानसिक तनाव की वजह से उत्पन्न होता है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो बीपी का सामान्य से अधिक हो जाना, बीपी का जो मैंने आपको रेशियो बता रखा है 120/80 mmHg, इससे यदि ज्यादा बीपी होगी तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और यदि इससे कम होगी तो उसको हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब सर आपने ये तो बता दिया कि हृदय की धड़कन दर स्टेथोस्कोप के द्वारा मापी जाती है, तो बीपी को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो आपने देखा होगा हमेशा डॉक्टर के पास वो इधर एक पट्टा सा बांधता है इधर हाथ पे, और उसके बाद देखो गुब्बारे में हवा से भरता है। तो उस उपकरण का नाम क्या है, उसे कहा जाता है रक्तचाप मापी या फिर रक्त दाब मापी। और आपको पेपर में जो नाम मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा स्पाइगमो मैनोमीटर। क्या मिलेगा, स्पाइगमो मैनोमीटर। और ये कहलाता है आपका बीपी मापक यंत्र, बीपी मापक यंत्र। तो हृदय की धड़कन दर तो किसके द्वारा माप लेते हैं, स्टेथोस्कोप के द्वारा। और बीपी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, स्पाइगमोमेनोमीटर है, जिसे रक्तदाब मापी कह सकते हैं या फिर रक्तचाप मापी के नाम से इसको जाना जा सकता है। ध्यान से सुना, एक विशेष पॉइंट बता रहा हूं। देखो दोस्तों, जानवरों की भी बीपी होती है, जरूरी नहीं कि आदमी की बीपी होती है, जानवर की भी बीपी होती है। किस प्रकार होती है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। जब भैंस की बीपी हो जाती है तो वो माँ को दूध नहीं देती है, अपने बच्चे को भी पास नहीं आने देती है ना, टांगे मारती है। और यदि यदि कोई दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और घोड़ी की बीपी हो गई तो दूल्हा दूल्हा बाढ़ में और घोड़ी पता नहीं कहाँ घूमेगी, है ना। काफी बार आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। तो सर कैसे सिद्ध होगा कि जानवरों की भी बीपी होती है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से मैं आपको दे रहा हूं। सर्वप्रथम बीपी का मापन, ब्लड प्रेशर का मापन स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था, घोड़े ने किया था। लो जानवरों की बीपी हो रही है, तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर बीपी का मापन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, स्टीफन हेल्स था। इसमें इन्होंने बीपी का मापन किया, तो सर इन्होंने बीपी का मापन किया था घोड़े में। याद रखना दोस्तों, बीपी मापने के लिए, बीपी मापने के लिए जिस धमनी का उपयोग किया जाता, बीपी मापने के लिए जिस धमनी का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रेंकियल धमनी, ब्रेंकियल धमनी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बीपी मापन में किस धमनी का उपयोग होता है, तो वो होती है आपकी ब्रेंकियल धमनी। इसके अलावा आपने नाड़िया वैद्य का नाम सुना होगा, वो नाड़ी दर मापता है, और नाड़ी दर मापने के लिए जिस धमनी का उपयोग होता है वो होती है साथियों रेडियल धमनी। कौन सी धमनी, रेडियल धमनी। तो ये दोनों बातें भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। बीपी मापने के लिए जिस धमनी का उपयोग होता है उसे ब्रेंकियल धमनी कहते हैं, और बीपी मापने के लिए नाड़ी दर मापने के लिए जिस धमनी का यूज होता है उसे रेडियल धमनी के नाम से जानते हैं। और दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यदि विश्व की बात करूं तो विश्व में सर्वप्रथम हृदय का कृत्रिम आरोपण किस वैज्ञानिक ने किया था, हृदय का
कृत्रिम आरोपण करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है साथियों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण विश्व स्तर पर करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और यदि यही बात मैं किसकी करूं, भारतीय वैज्ञानिक की करूं, तो भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण करने वाला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल। देखो आपको नाम से पता चला, ऐसा नाम इंडिया का नहीं है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है इंडिया के जैसा ही नाम है। तो विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण किस वैज्ञानिक ने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल। इसके अलावा साथियों दो टर्म आती है, देखो एक आती है ईसीजी और एक टर्म आती है ईईजी। दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दोनों किससे रिलेटेड है वो भी आपको याद रखना है। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, और ये तो किससे रिलेटेड? आपके हार्ट से रिलेटेड होती है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये होती है दोस्तों आपकी इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफी। और इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी है वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी ब्रेन से रिलेटेड होती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। तो ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईईजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी। ईसीजी किससे रिलेटेड होती है? हार्ट से रिलेटेड होती है। और ईईजी किससे रिलेटेड है? ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन है। रक्तचाप मापी या रक्तदाब मापी या फिर स्पाइगमोमेनोमीटर क्या काम करता है? बीपी को मापता है, रक्तदाब को मापता है। सबसे पहले बीपी का मापन स्टीफन हेल्स ने किसमें किया था? घोड़े में किया था। बीपी मापने के लिए जिस धमनी का यूज होता है उसको ब्रेनकियल धमनी कहा जाता है, और नाड़ी दर मापने के लिए जिस धमनी का यूज होता है उसको रेडियल धमनी के नाम से जानते हैं। विश्व में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और भारत में सबसे पहले हृदय का कृत्रिम आरोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। ईसीजी ईईजी की फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपना दिल काम कैसे करता है। अपना हृदय किस प्रकार से पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। आपने इसको मैंने कल आपको बताया था कि इसको ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। अपना हार्ट क्या है दोस्तों? तो सर अपना हार्ट ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन है। क्या है? ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन। ध्यान देना, इसको ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन क्यों कहा है। देखो मैंने आपसे बात की थी कि हृदय पेशीय अंग होता है, और ये क्या काम संपन्न करता है? तो रक्त को पंप करता है। क्या काम संपन्न करता है दोस्तों? रक्त को पंप करता है। ये अपने शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स के पास ये रक्त को पहुंचाता है, और किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है तो लेकर के चलता हूं मैं आपको हार्ट की मैकेनिज्म पर। ध्यान लगाकर के सुनते जाना। एक छोटा सा डायग्राम बनाकर के आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूं। देखो ये आपका हार्ट, एक एक बात अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है, शंक्वाकार होता है, फिर पिरामिड नुमा होता है। ये अपने हार्ट का बायां भाग है, तो इसे तो नाम मिला है बायां आलिंद। क्या बोलते हैं इसको? बायां आलिंद। और बाएं आलिंद के जस्ट नीचे होता है दोस्तों बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय। ये वाला भाग होता है दायां आलिंद, दायां आलिंद, और ये है आपका दायां निलय। तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय हो गया? 4 कोष्ठीय हो गया। ऊपर की ओर 2 आलिंद है और नीचे की ओर 2 निलय है। याद रखना, बाएं वाला जो भाग है बायां आलिंद, उसके नीचे बायां निलय होगा, और दाएं आलिंद के नीचे क्या होगा दोस्तों? दायां निलय होगा।
एक बात अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपने शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में होता है। और फेफड़ों को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फुफ्फुस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, पहले तो आप मुझे बताओ कि अपने हृदय को किस प्रकार का रक्त चाहिए? तो सर वो शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों में पंप करता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हुआ तो सबसे पहले जो प्योर ब्लड है, याद रखना पीबी का मतलब आपको याद रखना है प्योर ब्लड, बार बार नहीं लिखूंगा मैं इसको। पीबी का मतलब है प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड कहा जाता है शुद्ध रक्त को। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस मिली हुई है उसको अपन शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। तो देखो एक एक क्वेश्चन निकालेंगे अपन यहाँ से। फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हुआ, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हो गया, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में आता है? फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त सर्वप्रथम हृदय के किस भाग में आता है? तो आपको डायग्राम में दिख रहा है। सबसे पहले वो किस में आता है दोस्तों? बाएं आलिंद में आता है। किस में आता है? बाएं आलिंद में आता है। अब ध्यान से सुना, ये दोनों जो कपाट हैं, इन कपाटों को कहा जाता है द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट बाइकस्पिड वाल्व कहलाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द्विवलनी कपाट या बाइकस्पिड वाल्व हृदय के किस भाग में स्थित है? तो ये हार्ट के बाएं भाग में स्थित है। किस के बीच उपस्थित है? तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने इधर 3 छेद दिखा रखे हैं, तो ये कहलाते हैं दोस्तों त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व है। तो त्रिवलनी जो कपाट, लेबर सिस्टम के पेपर का क्वेश्चन है। ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो हृदय के किस भाग में है? तो वो आपके दाएं भाग में है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वाल्व उपस्थित होते हैं उन्हें त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो वाल्व उपस्थित है उनको बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। साथियों ध्यान देना, फेफड़ों से शुद्धिकृत रक्त सबसे पहले बाएं आलिंद में आता है। अब इसको यहां लेकर के कौन आता है? तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, यहां इसको लेकर के आती है फुफ्फुस। फुफ्फुस सीरा। वो लेकर के आती है दोस्तों, फुफ्फुस सीरा लेकर के आती है। पल्मोनरी सीरा इसको यहाँ लेकर के आती है। बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सीराओं का अपवाद है। क्योंकि सीराओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सीरा के अंदर कौन सा रक्त बह रहा है? शुद्ध रक्त बह रहा है। तो फुफ्फुस सीरा इस शुद्ध रक्त को कहां से कहां ला रही है? तो सर फेफड़ों से यह है, इसको बाएं आलिंद में लेकर के आती है या फिर हृदय में लेकर के आती है। कैसा ब्लड आया? तो सर प्योर ब्लड आया। कैसा रक्त आया? प्योर ब्लड आया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्योर ब्लड आएगा, ये बाएं आलिंद भरेगा, तो ये कपाट के माध्यम से, कपाट खुलेंगे और कपाट के माध्यम से प्योर ब्लड किस में आएगा? सर बाएं निलय में आएगा। किसमें आएगा? बाएं निलय में आएगा। एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना, चाहे बाइकस्पिड वाल्व हो और चाहे ट्राइकस्पिड वाल्व हो, ये हमेशा नीचे की ओर खुलते हैं। ये हमेशा नीचे की ओर खुलते हैं। यदि ये ऊपर की ओर खुलेंगे तो वापस नीचे निलय का रक्त किसमें जा सकता है? आलिंद में जा सकता है। इसलिए निलय का रक्त आलिंद में ना पहुंचे, इसकी वजह से जो आपके बाइकस्पिड और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो हमेशा किस ओर खुलते हैं? नीचे की ओर खुलते हैं, कभी भी ऊपर की ओर नहीं खुलते हैं। ध्यान से सुनना, प्योर ब्लड बाएं आलिंद से द्विवलनी कपाट खुलने से किसमें आया? बाएं निलय में आया। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बाएं निलय से यहाँ महाधमनी जुड़ी रहती है। महाधमनी, और महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में डिवाइड होती है। किन में डिवाइड होती है? छोटी छोटी धमनियों में। अब ये धमनियां क्या करती है? तो याद रखना दोस्तों, अपने शारीरिक अंगों को इस प्रकार के रक्त की आवश्यकता होती है। बताइए जरा, शुद्ध या अशुद्ध रक्त की? तो सर अपने शरीर के अंगों को शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है। बड़ा ही विशेष पॉइंट है, बड़ी अच्छी मैकेनिज्म आज आपको पता चलेगा कि अपना हार्ट काम कैसे संपन्न करता है। तो महाधमनी किन में डिवाइड होगी? छोटी छोटी धमनियों में। अब धमनियां क्या करती है? इस रक्त को शरीर के अंगों में लेकर के जाती है। कहाँ लेकर के जाती है दोस्तों? शरीर के अंगों में लेकर के जाती है। तो
तो धमनियों की यदि अपन बात करें तो आपको पता चल चुका है धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और ये शुद्ध रक्त को कहां से कहां लेकर के जाती है, तो सर ये हृदय से ये शरीर के अंगों में लेकर के जाती है। हृदय के भी कौन से भाग से, बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों में लेकर के जाती है। और शरीर के अंगों के अंदर जैसे ही डेली वर्क की जो क्रिया संपन्न होती है, तो जो आपका ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर प्योर जो ब्लड है वो किसमें कन्वर्ट होगा दोस्तों, उस रक्त में कौन सी गैस मिल जाती है, तो सब उसमें CO2 गैस मिल जाती है। कौन सी गैस मिल जाती है, CO2 गैस, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद कौन सी गैस बनेगी, CO2 गैस। अब CO2 गैस जिस रक्त में मिल चुकी है साथियों, उसे कहा जाता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली हुई है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है, और जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है उसे अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं। अब ये इम्प्योर ब्लड क्या होगा, तो इस इम्प्योर ब्लड को याद रखना दोस्तों, शिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, शिराओं के माध्यम से कहां डाल दिया जाएगा, दाएं आलिंद में डाला जाएगा। कौन सा रक्त आ रहा है, सर अशुद्ध रक्त आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। कौन लेकर के आ रही है, शिराएं लेकर के आती हैं। कौन लेकर के आती है, शिरा लेकर के आती है। तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। शिराओं में कैसा रक्त बह रहा है, सर शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, प्योर ब्लड बहता है। धमनियां कहां से कहां रक्त को लेकर के जाती हैं, तो हृदय से शरीर के अंगों में लेकर के जाती हैं। धमनियां शिराएं कहां से कहां रक्त को लेकर के जाती हैं, तो शरीर के अंगों से ये अशुद्ध रक्त को किस में डालती हैं, हृदय के दाएं आलिंद में डालती हैं। जिस प्रकार से ये बायां आलिंद भरा था, कपाट खुले थे, रक्त बाएं निलय में आया था, ठीक उसी प्रकार से दायां आलिंद भरेगा, और दायां आलिंद भरेगा तो ये त्रिबलनी कपाट नीचे की ओर खुलेंगे, तो इम्प्योर ब्लड किसमें आएगा दोस्तों, दाएं निलय में आएगा। किसमें आएगा, दाएं निलय में। और दाएं निलय से ये रक्त कहां जाएगा, अब आपको सबको पता चल चुका है, तो दाएं निलय से ये रक्त शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए कहां पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। कैसा रक्त आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसको लेकर के कौन आता है, तो इसको लेकर के आती है दोस्तों फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। ये अपवाद है आप लोगों के लिए, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। जैसा कि आपको पता चल चुका है धमनियों में किस प्रकार का रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, और शिराओं में किस प्रकार का रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। लेकिन अपवाद स्वरूप आपको याद रखना है, देखो सारी शिराओं में कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बह रहा है, प्योर ब्लड बहता है। यह अपवाद है, एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले क्वेश्चन है। अब देखो आपको पता चल चुका है कि फेफड़ों से ब्लड निकला और हृदय से होता हुआ शरीर के अंगों में चला गया, और फिर शरीर के अंगों से हृदय में आया, और फिर ये वापस फेफड़ों में जा रहा है। तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अभी बताया था मैंने आपको कि आप अपने गांव से मान लो झुंझुनू जाते हैं तो आपका एक चक्कर पूरा नहीं हुआ है, आप झुंझुनू से वापस अपने घर पहुंच जाओगे तो आपका एक चक्कर पूरा हो चुका है। तो फेफड़ों से निकला हुआ ब्लड देखना ध्यान से, इधर 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 शरीर के अंगों में, शरीर के अंगों से वापस आ रहा है दोस्तों, हृदय में आ रहा है। तो ध्यान देना, इस एक चक्र के दौरान, ये जो एक चक्र कंप्लीट होता है, इस एक चक्र के दौरान अपने हृदय में रक्त कितनी बार आ गया, सर 2 बार आ गया। साफ साफ दिख रहा है, एक बार फेफड़ों से निकलते ही आ गया, और फिर शरीर के अंगों में जाता है, और फिर वापस हृदय में आता है, और फिर हृदय से कहा जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो एक चक्र के दौरान अपने हार्ट में ब्लड कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। इसलिए मनुष्य का जो परिसंचरण होता है दोस्तों, वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कल मैं आपसे बात करके गया था, मछलियों में केवल एकल रक्त परिसंचरण होता है, क्योंकि उनके अंदर केवल और केवल एक चक्र में रक्त केवल हृदय में कितनी बार प्रविष्ट होता है, एक ही बार प्रविष्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि उनका जो हृदय था, पृथ्वी कोष्ठीय था, ऊपर आलिंद होते हैं, आलिंद होता है और नीचे निलय होता है।
क्योंकि अपना जो रक्त परिसंचरण है वो किस प्रकार का है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे से आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बताता हूं। धमनी और शिराओं के अंदर कुछ मुख्य अंतर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी अपन अभी चर्चा करते हैं। इधर मैं लिख देता हूं आपके सामने धमनी और इधर बात कर लेते हैं अपन शिरा। देखो क्या क्या अंतर है और किस किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं रहती है। देखो आपको सभी को पता चल चुका है कि धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बहता है सर, प्योर ब्लड बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवाद स्वरूप जो फुफ्फुस धमनी होती है, पल्मोनरी जो धमनी होती है, उसके अंदर कैसा रक्त बहता है, तो सर इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। आपको विशेष याद रखनी ये बात, सारी की सारी धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, लेकिन फुफ्फुस जो धमनी है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक इसी प्रकार शिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड बहता है। लेकिन याद रखना साथियों, इधर भी अपवाद, आपको क्या याद रखना है, फुफ्फुस जो शिरा होती है, पल्मोनरी जो शिरा होती है, उसके अंदर कौन से प्रकार का रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये दोनों इक्वेशन आपके लिए काफी अच्छे हैं। फिर बात करूं तो जो धमनियां होती हैं वो कभी भी बाहरी सतह से दिखाई नहीं देती है। आपको पता होगा, आप अपनी इस स्किन को देखेंगे तो आपको देखो ये नलिकाएं सी दिखेंगी, ये आपकी शिराएं हैं। और शिराओं की मैं बात करूं तो ये बाहरी सतह से दिखाई देती हैं, बाहरी सतह से दिखाई देती हैं। वो तो कौन होती हैं दोस्तों, शिराएं होती हैं। और जो बाहरी सतह से दिखाई नहीं देती है वो सारी क्या होती हैं, धमनियां होती हैं, शिराओं के जस्ट नीचे होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो धमनियां कहां से कहां ब्लड को लेकर के डालती हैं, तो याद रखना दोस्तों, ये शुद्ध रक्त को हृदय से कहां लेकर के जाती है, शारीरिक अंगों में लेकर के जाती है। शुद्ध रक्त को कहां लेकर के जाती है, हृदय से शरीर के अंगों में। और शिराएं क्या काम करती हैं, तो सर ये उल्टा काम करती हैं, इनका शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त को कहां ला करके डालती हैं, हृदय में ला करके डालती हैं। जो काम धमनी कर रही है उसका जस्ट ऑपोजिट कौन कर रही है, शिरा कर रही है। फिर बात करें तो जो धमनियां होती हैं, इन धमनियों में कपाट एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कपाट का मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है कि जहां कपाट या छोटे छोटे छेद उपस्थित होंगे वहां पर रक्त दाब बीपी क्या होगा, कम होगा, रक्त दाब का मान क्या होगा, कम होगा। और इधर रक्त दाब क्या रहेगा साथियों, रक्त दाब अधिक होता है। अब अधिक क्यों है, तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपके पास ये दो पाइप है ना, ऐसे दो पाइप हैं, और इस पाइप में भी उतने प्रेशर का पानी जा रहा है जितना इस पाइप के माध्यम से जा रहा है। दोनों पाइपों में सेम प्रेशर से पानी डाला जा रहा है। ये पाइप तो है धमनी का और ये पाइप है शिराओं का। तो आपको मैंने अभी बताया है कि धमनियों में कपाट एब्सेंट है, किसी प्रकार की कोई छिद्र नहीं है, जबकि शिराओं में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब आपको पता है कि ये पानी जाएगा, ये पानी जाएगा, सेम प्रेशर का पानी जा रहा है, तो बताओ धमनी वाला पानी आगे तक जाएगा कि शिरा वाला, तो कौन सा जाएगा, धमनी वाला जाएगा। क्योंकि शिरा के अंदर से जो पानी जा रहा है, इस पाइप के अंदर से जो पानी जा रहा है, उसका आधा प्रेशर तो देखो इधर ही खत्म हो जाएगा, तो ये तो कम दूरी तक गिरेगा और ये ज्यादा आगे जाकर के गिरेगा। तो याद रखना आपको, धमनियों के अंदर कपाट एब्सेंट होते हैं इसलिए रक्तदाब का मान अधिक होता है, और शिराओं में कपाट उपस्थित होते हैं इसलिए इनके अंदर रक्तदाब का मान क्या होता है, कम होता है। फिर बात करें तो धमनियों के अंदर रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग होता है साथियों गहरा लाल, गहरा लाल। क्योंकि आपको पता है धमनियों में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है, और शुद्ध रक्त का कलर कैसा होता है, गहरा लाल होता है। जबकि इनके अंदर रक्त का जो रंग होता है, रक्त का रंग वो होता है दोस्तों नीला लाल, नीला लाल। और आपको पता ही है कि शिराओं के अंदर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो एक बार वापस फटाफट रिपीट कर लेते हैं इसको।
धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो आपकी फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी धमनी। और ऐसी कौन सी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो वो आपकी फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी शिरा। धमनियां कभी भी बाहरी सतह से दिखाई नहीं देती हैं, जबकि शिराएं बाहरी सतह से दिखाई देती हैं। और धमनियां क्या करती हैं? हृदय से, याद रखना, शुद्ध रक्त को हृदय से कहां लेकर के जाती हैं? शरीर के अंगों में लेकर के जाती हैं। और शिराएं शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को वापस कहां लाती है? हृदय में लाती है। धमनियों में कपाट अपसेट होते हैं, किसी प्रकार के कोई छेद उपस्थित नहीं है, इसलिए इनके अंदर रक्तदाब अधिक होता है। और शिराओं के अंदर छोटे छोटे कपाट पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर का जो दाब है, दाब का जो मान है वो कम होता है। धमनियों के अंदर रक्त का रंग गहरा लाल होता है, जबकि शिराओं के अंदर रक्त का रंग नीला लाल होता है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको हार्ट की मैकेनिज्म बताई है। हार्ट की और भी बहुत सारी बातें आप लोगों की भी बाकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने उस हार्ट की बाकी बातों को कंप्लीट करने के लिए। तब तक आप बने रहिए अपने इस चैनल HR स्टडी पॉइंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।